Okay, come on, let's start. Question number 1. Select the option that expresses the given in passive voice. The invigilator is advising the students not to carry calculators into the examination hall. क्यों? क्यों? हाँ हाँ, ING हटे है. रीजन बताओ ना, रीजन बताओ. नहीं, तुम नहीं. हाँ, क्यों बोल रहे हो? 1 क्यों बोल रहे हो? देवाशीष, क्या है आंसर? हाँ, with reason. जल्दी बताओ, देखते नहीं रहना है. अगर तुम लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करना है तो चले जाओ क्लास के बाहर. पार्टिसिपेट नहीं करना है, पेपर सॉल्व नहीं करना है, अच्छा नहीं लग रहा है, you are free to move out and do as per your choice. हाँ बेटा बताओ, क्या क्यों हो रहा है तुम्हारा? आंसर फर्स्ट क्यों आया? आंसर सही है, फर्स्ट इज करेक्ट. टेल मी द रीजन. कैसे पहुंचे? क्योंकि उन लोगों ने कहा इसलिए. फिर परफेक्ट कहाँ है? पास्ट भी नहीं है. तुम्हारा चांस गया. अब तुम दूसरों का सुन के तुम बताते हो. तुम बहुत चालाकी करने की कोशिश कर रहे हो देवाशीष, लेकिन तुम बहुत जगह पे फेल हो जाओगे, मैं बता रही हूँ. इज एम आर के साथ वर्ब का ING फॉर्म लिखा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. पैसिव वॉइस में भी हमको इज के साथ ING फॉर्म, इज एम आर के साथ ING फॉर्म चाहिए. इज एम आर के साथ ING फॉर्म केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है. ठीक है. सेकंड अकेला देवाशीष ही बताएगा आंसर, बाकी सब अपना अपना मन में आंसर लिख के रखो. इंडिया इज फॉर्मली मूविंग ahead to dash 21 MiG 29 and 12 Sukhoi 30 MKI fighters from Russia along with upgrades of their existing fleets. हाँ, ऑप्शन 1. क्यों ऑप्शन 1? accomplish का मतलब वो क्या होता है? स्नेहा यहाँ उठ के आओ, तो यहाँ बैठो, यहाँ उठ के आओ. हाँ, क्या है आंसर? अचीव. हाँ, अकम्प्लिश, अचीव. नहीं पता, बोलो. प्रोक्योर. क्यों? प्रोक्योर का मतलब क्या होता है? प्रोक्योर मतलब पोजेशन लेना नहीं, खरीदना. खरीदना. प्रोक्योर इज द करेक्ट आंसर. प्रोक्योर का मतलब होता है खरीदना, है ना. MSP पे सरकार धान खरीदती है तो उसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस.
न्यूज में सुने होंगे, जो धान खरीदी होती है, धान खरीदी तो क्या होता है, पैडी का प्रोक्योरमेंट होता है। अकम्प्लिश का मतलब होता है कंप्लीट करना, अकम्प्लिश वर्ड का मतलब होता है कंप्लीट करना, अचीव का मतलब होता है हासिल करना। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ देखो, इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड टू, अब रशिया से हम कोई मिशन है क्या जो खत्म करेंगे, हम फाइटर्स खरीद रहे हैं वहां से, ठीक है। एग्जिस्टिंग फ्लीट्स, अभी जो हमारे पास फ्लीट्स हैं उनके और अपग्रेड करने के लिए हम नए मिसाइल्स, हम ये देखो, ये जो MiG-29 है और ये 12 सुकोई 30 MKI, ये फाइटर प्लेन्स है, हम फाइटर प्लेन्स खरीद रहे हैं ना, तो फाइटर प्लेन्स खरीद रहे हैं। अकम्प्लिश करने का मतलब होता है कंप्लीट करना, अकम्प्लिश मतलब कंप्लीट करना, अचीव मतलब हासिल करना। तो ये कोई टास्क तो है नहीं, या कोई ऐसा कोई लिमिट नहीं है जिसको आप जाके अचीव कर रहे हो, ठीक है। एडवांस, एडवांस का मतलब क्या हो गया, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। तो हम फाइटर प्लेन्स को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीदना, ठीक है। तो हम फाइटर प्लेन्स खरीद रहे हैं, कहां से, रशिया से, रशिया से फाइटर प्लेन्स खरीद रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, हर कोई अपना अपना आंसर, अब एक काम करो, तो 1 2 हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का पूरा, पहले तो 25 क्वेश्चन का लिंक बनाओ, तुम लोगों को बार बार समझाने से समझ में नहीं आएगा, ऐसे ही समझाओ, तब समझ में आएगा। क्या करो, कॉपी में 1 से लेकर 25 तक ऐसे नंबर लिखो, 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके नंबर लिखो। उसके बाद जो आपका ऑप्शन होगा उसके बाद में यहाँ पे वो लिखना, फिर सही या गलत, सही या गलत ऐसे करना, जो सही हुआ सही, गलत हुआ गलत, एट दी एंड, ठीक है। मैं पूछूंगी टोटल कितने सही, टोटल कितने गलत, पहले दोनों, हाँ ये देखो, ये था आपका। अब आप देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सही था गलत था, कौन सा सही था कौन सा गलत था, उसको वहां पे टिक करो, लिख कर लिए, हाँ ठीक है। ऐसे बनाया जाता है एनालिसिस रिपोर्ट, ऐसे सॉल्व किए जाते हैं पेपर्स, कहानी नहीं पढ़ रहे हो, है ना। एट द एंड ऑफ द डे मैं सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद देखूंगी उसको किसका कितना आ रहा है, क्योंकि अब तक हम लोगों ने, ये देखो, ये हम लोगों का चौथा क्या 7वां हो गया ना, 6 प्रैक्टिस पेपर है, 6 प्रैक्टिस पेपर प्लस एडवांस में जितने हम लोगों ने पेपर्स टॉपिक वाइज प्रैक्टिस किए थे वो सारे प्रैक्टिस के बाद अब आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक्सक्यूजेस एंड लीनियंस से नहीं चलेगी, ठीक है। ओके चलो आ जाओ, इसमें आओ। वेट, इतने हड़बड़ाओ भी मत, अपने पास लिख के रखो ऑप्शन आपका, अपने पास लिख के रखो अपना ऑप्शन। सब लोग अपना अपना आंसर्स बताएंगे। क्या आया तुम ही बताओ, क्या है सेकंड, DCAB, ओके। तुम्हारा भी DCAB आया, इधर DCAB,
और बाकी स्नेहा? हाँ, DBAC ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 ये दो में बात आ रही है। वो कह रहा है 4 और तुम लोग कह रहे हो 2। अच्छा, तुम भी कह रहे हो 2, 3 लोग 2 कह रहे हैं। और तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम भी कह रहे हो 2, DCAB। स्नेहा, तुम भी कह रही हो 2। रीजंस बताओ। चलो अब रीजंस बताओ, तुम लोग अपने रीजंस बताओ, और देवाशीष तुम अपने रीजन बताओ। तुम्हारा ऑप्शन 4 है। सब अपने अपने रीजंस बताइए। तुमने ऑप्शन नंबर 4 क्यों चूज किया, उसका रीजन बताओ। ये लोग बताएंगे, ये सारे मतलब 3 2 5, ये 5 लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, तुम बोल रहे हो ऑप्शन नंबर 4। तुम अपने रीजंस बताओ, ये लोग अपने रीजंस बताएंगे। रीजंस फॉर द करेक्ट आंसर। पहला स्टेटमेंट दोनों का सेम है, ठीक है। ओके, अ हेयर बीइंग परस्यूड बाय एन ईगल took himself for refuge to the nest of a beetle whom he begged. उसके बाद में when the eagle flew away, the beetle flew after him to learn where his nest was. या कहना क्या चाहिए? The beetle therefore interceded with the eagle, begging of him not to kill the poor suppliant and pleaded with him not to kill so small an animal. But the eagle, in wrath, gave the beetle a flap of his wing and straightway seized upon the hare and devoured him. जल्दी बताओ क्यों चूज किए तुम लोग, ऐसा रीजन बताओ ना। फर्स्ट स्टेटमेंट तो तुम लोगों ने सही पहचाना, फर्स्ट स्टेटमेंट तो चलो डी है। ओके, तो फर्स्ट के बाद में डी के बाद में बी आना चाहिए या सी आना चाहिए, इसके लिए कोई सॉलिड रीजन तो होगा जिसकी वजह से आप लोगों ने चूज किया। आप लोगों ने चूज किया डी के बाद सी आना चाहिए, और तुमने बोला डी के बाद बी आना चाहिए, क्यों? तो देयरफॉर के होने से क्या इसमें फायदा मिला? थर्ड पर्सन को, हाँ क्या सी आ ही नहीं सकता वहां, व्हेन से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए। नहीं, तुम प्रॉपर एक्सप्लेन करो, नहीं समझ आया मेरे को। किसी को समझ आया क्या क्यों ऐसा हुआ? अच्छा चलो ठीक है, तुम थोड़ा सा और टाइम ले लो, सोचो। तुम लोग बताओ, तुम लोगों ने बोला डी के बाद में सी आना चाहिए, व्हाई डी के बाद में सी आना चाहिए? व्हाट मेड यू थिंक कि डी के नेक्स्ट स्टेटमेंट सी होना चाहिए? यशविन? हाँ ठीक है, सही है। तुम लोग कहानी नहीं समझे हो, फिर से पढ़ो। कहानी क्या है मेरे को बताओ तो। हाँ देवाशीष, अब बताओ एक्सप्लेनेशन। ओके,
इधर उधर घूमने से अच्छा मैं ये बता देती हूँ, देवाशीष का आंसर सही है। अब देवाशीष एक्सप्लेन करेगा कि उसका आंसर इसने ऐसे क्यों निकाला। चलो जल्दी बताओ, बताओ ना। इन लोगों ने गलती की है, तुमने सही किया, तो तुम लोगों को बताओगे नहीं क्या गलत किए हैं इन लोग, क्या गलती किए इन लोग, क्या समझ आया था तुमको कि तुमने बी के बाद में बी को रखा। तुक्का लगा था, बोलो तुक्का नहीं लगा था, सच बोलो नहीं लगा था, तो रीजन बताओ क्यों क्यों क्यों। आई वॉन्ट द रीजन। कहानी को बढ़ा, कहानी बताओ मेरे को, कौन कहानी समझ पाया, कहानी सुना सकता है, कहानी क्या है। हाँ चलो सुनाओ, कहानी क्या है। घोड़ा, घोड़ी, घोड़ा और घोड़ी कहाँ से आ गई। इट्स हेयर नॉट मेयर। हेयर, हेयर मतलब क्या, HARE हेयर, इसीलिए तुम लोग कहानी नहीं समझे हो। अरे रैबिट, रैबिट, रैबिट को हेयर बोलते कि ना, है। अरे तो हेयर एंड द टॉर्टोइस स्टोरी नहीं सुने तुम लोग, हेयर एंड द टॉर्टोइस सुने हो कि नहीं। हाँ, खरगोश और कछुए की कहानी, हेयर एंड द टॉर्टोइस, तो हेयर, घोड़ा घोड़ी है ही नहीं। हाँ अब बताओ कहानी क्या समझे फिर। हाँ ओके, थोड़ा सा गड़बड़ है। हाँ वैशाली, क्या है स्टोरी। अगर तुमको लॉजिक नहीं समझ आ रहा तो तुमको स्टोरी की टाइमलाइन से जाना है। क्या है कहानी ऋषि, क्या है कहानी, कहानी किसकी किसकी है। ईगल की कहानी है। क्या हो रहा है, दौड़ा रहा है। ईगल कभी दौड़ाता है क्या, ईगल पीछा करता है क्या। ईगल मतलब क्या, हेयर मतलब खरगोश, ईगल मतलब क्या, चील, चील दौड़ती है किसी के पीछे अपने नेस्ट में। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। किसने, ओके ओके, फिर हाँ हाँ हाँ, हम्म 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 ईगल हॉर्स को कैसे उठाएगा भाई तो अरे तो ईगल फ्लू अवे नहीं है, लेकिन ईगल तो फ्लाई करेगा ना। ईगल कैसे अटैक करेगा किसी पे, ईगल देखे हो कभी, क्या करेगा, वो आएगा ऐसे झपेटा मारेगा, उठा के लेके जाएगा ना। ये लिखा है ना, a hare being pursued by an eagle। कहानी ये है, एक खरगोश है, खरगोश को ईगल ने आया
झपटा मारा, उठा के लेके गया, उठा के लेके गया, लेके गया कहाँ पे? उसको मारने के लिए। लेकिन वो अब ईगल का तो कोई ठिकाना होता है नहीं ना, आसमान है ईगल का ठिकाना, तो वो उसको लेके गया एक बीटल के घोंसले में कि मैं वहां बैठ के मार के खाऊंगा उसको, ठीक है। और जब वहां गया तो उस खरगोश ने बीटल से प्लीड किया। देखो whom ही begged लिखा है, whom is an objective case, whom किसके लिए यूज होता है? ऑब्जेक्ट के लिए, और यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? ये है, ठीक है। अब सुन लो, फिर उसके बाद तुम्हारे डाउट्स बताना, सुन लो पहले, ठीक है। He begged to save him, him किसके लिए बात हो रहा है? him हेयर के लिए बात हो रहा है। ये हेयर है being pursued by an eagle, ईगल से परस्यू हो जाने के बाद जब उसने उसको लेके गया, took himself for refuge to the nest of a beetle, ठीक है। बीटल के नेस्ट तक लेके गया, वहां पे उसने उसको बोला मुझे बचाओ, उसने बचाओ बोला। फिर द बीटल देयरफॉर, अब इसने बीटल से बात की तो द बीटल देयरफॉर इंटरसीडेड विद द ईगल ना, लड़ेगा, उसने इसे मदद मांगी तब तो जाके वो ईगल से लड़ेगा ना, क्यों लड़ेगा वरना? When the eagle flew away, the beetle flew after him, क्यों? उसको क्या पड़ी है? तमाशा देखने थोड़ी जाना है कि अच्छा कहाँ लेके उड़ा, समझ में आ रहा है क्या गलती हो रही है? इसके बाद में क्या हो रहा है कि जब ईगल ने लेके गया, बीटल से मदद मांगी, तब बीटल देयरफॉर, इसलिए बीटल ने ईगल से इंटरसीड किया। सीडिंग, सीड वर्ड कर हम लोगों ने पढ़ा था, सीड, थ्रोन से सीड कर देना, सीड कर देना मतलब उससे हटा देना, सीडिंग ऑफ थ्रोन। इंटरसीडेड मतलब लड़ाई, झड़प। तो बीटल और ईगल की झड़प होने के लिए हुआ, उसने उसको बोला, उसने क्या किया? उसने बेग किया, किसको? ईगल को, ईगल से बेग किया, किसने? बीटल ने, बीटल ने ईगल से बेग किया, बोला कि बेचारे को मत मारो, उसको छोड़ दो, बहुत छोटा सा जानवर है। बीटल ने बोला किसको? ईगल को, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस हेयर ने, उस खरगोश ने उससे मदद मांगी थी, ठीक है। अब उसने, लेकिन वो वहां से उड़ गया। अब वो पता है कि मैं यहाँ खा नहीं सकता क्योंकि ये तो मना कर रहा है, ये लड़ेगा, उससे अच्छा मैं अपना निकलूं आगे। तो वो वहां से उठा अपने नेस्ट पे जाने के लिए, अपनी जगह पे ठिकाने पे जाने के लिए। तो जैसे ही ईगल उड़ा, उसने उसे मदद मांगी, उसने उसे बेग किया, लेकिन उसने उसकी बात सुनी नहीं और वो उड़ गया। तो उसको फिर बचाने के लिए उसके पीछे पीछे गया, where his nest was, पता लगाने के लिए। लेकिन ईगल ने क्या किया? गुस्से में आकर के उसको, बीटल को क्या बोलना चाहिए, एक बार ऐसे मारा कि वो उड़ गया, वहां से मर गया, और उसके बाद में अपना काम उसने कर लिया। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। क्योंकि यहाँ पे होम एक, अब यहाँ पे, अब देखो ये तो था कहानी वाइज कि कहानी का सीक्वेंस। अगर आपको कहानी नहीं भी समझ आ रही है, आपको इंग्लिश ग्रामर यूज करना है, तो एवरीथिंग इज देयर इन इंग्लिश ग्रामर ऑल्सो। सबसे पहला चीज तो देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट पहचानने में तुम लोगों को परेशानी नहीं हुई। यू पीपल फाउंड द फर्स्ट स्टेटमेंट, a hare being pursued by an eagle took himself for refuge to the nest of a beetle. Here the word given is whom. Whom is a relative pronoun that relates a object. An object is the nest of a beetle. मतलब यहाँ पे तुरंत बीटल से बात हुई। Whom he begged to save him. ये वाला he रिफर कर रहा है हेयर को, ठीक है। हिम रिफर कर रहा है हेयर को। हेयर मतलब हेल्प मांग रहा है किससे? बेग्ड किससे? बीटल से, ठीक है। देयरफॉर रीजन को बता रहा है कि द बीटल देयरफॉर इंटरसीडेड विद द ईगल। अब वो उड़ जाने के बाद उसे क्यों पता लगा लिया पहले, उसके बाद में जाकर के, इसलिए उसने उसको पता लगा लिया, इसलिए उसने उससे लड़ाई करी नहीं। इसलिए ये जो देयरफॉर है ना, इसका रीजन क्या है? देयरफॉर रीजन बताने के लिए यूज करते हैं। देयरफॉर इज एन एडवर्ब ऑफ रीजन, याद है? एडवर्ब ऑफ रीजन है, तो हम रीजन बता रहे हैं। तो रीजन इज नॉट द फ्लाइंग अवे ऑफ बीटल एंड ईगल, द रीजन इज द बेगिंग ऑफ हेयर। इसके रीजन में ये आएगा, और इसने उसे बेग किया जब उसने उसकी बात नहीं सुनी और वो उड़ गया, इसलिए उसने उसके पीछे फिर गया, और उसके बाद में देखने के लिए कि उसने उसको कहाँ लेके जा रहा है। एंड आफ्टर दैट फिर क्या हुआ? ये लास्ट वाला हुआ। आई बात समझ?
तो ईदर वे यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन। अगर आपको स्टोरी लाइन ग्रामर समझ नहीं आ रहा है तो स्टोरी को पकड़ो, स्टोरी नहीं समझ आ रही है, स्टोरी के बारे में दिमाग खपा के टाइम वेस्ट करने अगर चाहते हो तो यू हैव सर्टेन लिंक्स एंड हेंस। ठीक है, देखो पहला स्टेटमेंट डी पता के चलते के साथ में आप लोगों को ये कंफर्म हो गया कि ये और ये ही होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर दूसरा दिमाग आपको लगाना है कि नेक्स्ट सी होगा या बी होगा, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? 2 स्टेटमेंट से आंसर मिलेगा। आपको टाइम बचाना है, बार बार मैं एक ही चीज बोल रही हूँ, क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे, बट द मेन चैलेंज इज नाउ इज टाइम। टाइमली आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, समझ में आया है? हाँ, आप पूछो। हाँ हाँ, हेयर के लिए यूज हो रहा है। हाँ, शेल्टर नहीं लिया। अरे देखो, ये तुम थोड़ा सा इमेजिन करो कैसा हो रहा होगा। एक खरगोश छोटू सा खेल रहा होगा, जैसे ही कोई ईगल आया, ईगल ने उसको ऐसे पकड़ा, ऐसे उठा करके उड़ रहा है वो, तो वो क्या होगा, वो उसके दोनों पैरों के बीच में होगा। तो ऐसा थोड़ी है कि वो एंजॉय करेगा, अरे वाह मेरे को आसमान की राइड मिल रही है। ही विल ट्राई टू सेव हिमसेल्फ। वो बचने की कोशिश करेगा, वो इधर उधर भागने की कोशिश करेगा। ही विल ट्राई टू ड्राइव द ईगल थ्रू हिज वे, है ना। अगर आप ही को कोई किडनैप करके लेके जाएगा तो आप कोशिश नहीं करोगे कि उसको उस जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे खड़े, यहाँ से कोई खींचने की कोशिश करे, तो आप, क्योंकि आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, तो अगर वो आपको अपनी तरफ पुल करेगा तो यू विल गेट कैरिड अवे बाय हिम। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं करोगे। तो इसी कोशिश में ऐसा होगा भी ना कि जिस तरफ आप जाओगे उस तरफ वो आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा सा कहानी ऐसे इमेजिन करो। वो अब उसको दिखा होगा साथ में बीटल का नेस्ट, तो उसने सोचा होगा कि बीटल से मैं मदद मांगूंगा, तो बचाओ 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 चिल्लाते चिल्लाते वो गया होगा। तो वो कोशिश किया होगा कि वो उसके नेस्ट के पास में आ जाए, तो वो उसको बचा ले। समझ में आया है? ठीक, हिमसेल्फ इसके लिए यूज हुआ है, हेयर के लिए। ये कैसे समझ में आया? याद करो, हम लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा था। प्रोनाउन में हिमसेल्फ जो होता है वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके लिए यूज होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब यूज होता है? व्हेन द सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट। और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? इज इट क्लियर? ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में हर किस्से कहानी का आंसर है, अगर आंखें खोल के देखो। हाँ ठीक, चलो मार्क करो सब गलत। नहीं, अभी मार्क्स वो मार्क्स कैलकुलेट मत करो, सही और गलत बस देखो, वो काम एसएससी का है। ओके, नाउ कम हियर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम बैंग फॉर द बक। तुम्हारा आंसर है 2। ओके, 2। देवाशीष आंसर 2। हाँ, मोर वैल्यू फॉर मनी। डैश अगेंस्ट समथिंग, टकरा जाना। आप चलते चलते दीवार से टकरा गए, यू डैश अगेंस्ट द वॉल। मोर वैल्यू फॉर मनी। Third, indirect speech. Everything is going to be all right, said the doctor. रुक जाओ,
क्या आया आंसर? 4. 3. और निखिल? बेटा तुम देख गलत रहे हो, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है और तुम निकाल के बैठे हो वॉइस, वॉइस नहीं है ये। हाँ 3rd देवाशीष। इसी साल एग्जाम देना है बेटा। 3rd 3rd 3rd। तो गलत करो मार्क, गलत मार्क करो। इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है। मैं तुमको हर रोज क्लास में पॉइंट कर रही हूँ, हर रोज बोल रही हूँ तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी तुम पढ़ाई शुरू ही नहीं कर रहे हो। अभी तक तुम्हारी पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। शुरू हुई होती तो समझ में आता। मुझे नहीं पता तुम क्या चीज में इतना बिजी हो रहे हो कि तुम्हारे पास पढ़ने का ही समय नहीं मिल रहा है। और अगर इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में तो बेटर छोड़ दो पढ़ाई। टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, मनी वेस्ट कर रहे हो, पेरेंट्स का उम्मीद वेस्ट कर रहे हो। नहीं पढ़ना, सीधे और साफ बी कॉन्फिडेंट इन सेइंग कि मुझे नहीं पढ़ना। बस ये दिखावा मत करो। आता है ओके, नहीं आता ओके, लेकिन दिखावा कर रहे हो जो ना, ये तुम्हारे लिए ही नुकसानदेह है। वो दिख रहा है सामने में। हाउ यू आर ट्राइंग टू फूल। तो मुझे बेवकूफ बनाओगे एक दिन के लिए, खुद बेवकूफ बनाओगे जिंदगी भर के लिए। नेक्स्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। चलो अब थोड़ा जल्दी जल्दी करो बेटा, इतना टाइम नहीं है अपने पास में। जेनरिक वर्ड का मतलब नहीं पता, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, डोंट बी डिसहार्टेंड, होता है, इट्स ओके। हाँ, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल। जेनरिक टर्म, जेनरिक का मतलब ही होता है यूनिवर्सल। जेनरल से बना है जेनरिक। कोई भी चीज जनरल बोलते हैं ना अपन, इन जनरल टर्म्स, जनरली, जनरली का भी यूज करते हैं, जो सामान्य तौर पर होती है। और जो सामान्य तौर पर होती है वो यूनिवर्सल होती है ना। यूनिवर्सल ट्रुथ या जेनरिक फैक्ट। ओके, ठीक, जेनरिक टर्म। ओके, रेज द बार टू सेट हायर गोल्स। To set higher goals. Select the option as one word substitution. A herd or flock of animals being driven in a body. Drive, drove, driven. Drive, drove, driven. ओए, नो चीटिंग अलाउड। रखो उसको। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। दिस इज प्रैक्टिस सेट्स में देखना, नो चीटिंग। हाँ, अभी रिस्क लो, कोई दिक्कत नहीं। वही बोल रहे ना, शॉर्टकट्स तुमको लेजी बना देते हैं। ड्रोव, ड्रोव। ओके, ओके, आंसर इज ड्रोव। नेक्स्ट, रिजाइन। क्या लिखे हो? टेरिटरी।
रेजाइम का मतलब होता है रूल। नो सब्स्टिट्यूट, सॉरी, सब्स्टिट्यूशन है। द टॉय ड्रामर plays the drum if you press the button at the back. One, one, one. खड़े हो एक जगह। क्लस्टर, क्लस्टर ऑफ स्टार्स होता है। क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब ग्रुप। वन, 10th का क्या आ रहा है? वन आ रहा है। तुम्हारा क्या आ रहा है? वन ही आ रहा है। 2 बोल रहे हो। अगली बार से ना अगला स्लाइड में मैं क्या करूंगी पता है? मैं टाइम उसमें डाल दूंगी, अपने थोड़ी देर के बाद अपने आप आंसर आएगा। मतलब आपको उतना ही टाइम मिलेगा आंसर देने के लिए। थोड़ा सा टाइम आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। टाइम बहुत बड़ा चैलेंज है। टाइम। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ऑब्वियसली एक फैक्ट है कि जो टॉय ड्रामर, जो वो होता है ना क्लासेस वाला खिलौना। हाँ हाँ। वन, 11 का वन। ओके ओके। वन, वन, सब बोल रहे हैं वन। ओके ओके, सही स्पेलिंग बताओ ना तो फिर। एक ही मिनट, क्या बोल रहे हो? ओके, GEA की जगह GABLE। ओके, आपका भी वही करना है। ई हटेगा वहां से। ऑल ऑफ यू आर सेइंग जी के बाद ई हटेगा। तुम क्या कह रहे हो? क्या है तुम्हारे हिसाब से आंसर? वो सही लिखा है तो गलत क्या लिखा है? तो वो तो सही लिखा है। चलो ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात कि अगर वो सही लिखा तो गलत क्या है फिर? तुम्हारे हिसाब से आंसर क्या है फिर? वैशाली, क्या है तुम्हारा आंसर? तुम भी यही कह रही हो कि ये हटेगा। ओके, तुम्हारा क्या कहना है? करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? तुम भी यही कह रहे हो? नहीं, वो नहीं कह रहे हो। देवाशीष जल्दी बताओ, तुम सबसे लेट हो। तुमको जल्दी करना है। देखो पूरी क्लास तुम्हारे लिए बैठी है। हड़बड़ी, जल्दी जल्दी बताओ। हड़बड़ी नहीं करनी है लेकिन जल्दी बताना है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, तुम्हारा क्या आंसर है? नंबर 2 है। क्या है सही आंसर? ऑप्शन मतलब सही स्पेलिंग क्या है फिर? क्या है सही स्पेलिंग? फर्स्ट वाला सही लग रहा है। रिव्यू कर रहे हो आंसर तो करो। चलो रिव्यू बताओ फिर क्या गलत लग रहा है अगर फर्स्ट सही लग रहा है तो।
सब लोग रॉन्ग करो, एवरीबडी इज रॉन्ग। जिसकी तरफ जिसकी तरफ देखे ही नहीं। मैंने कल क्या सिखाया था? पूरे ऑप्शंस को पढ़ो और समझो। अब ये ऐसी वाली गलती है जो आपने अनदेखा करके करी है। आज यशविना मैं फोन पूरा छीन के रख लूंगी, फोन छीन के रख लूंगी, ठीक है? अगर वही से सोल्यूशन लेना है तो इसकी जरूरत नहीं है। फिर यू कैन मूव आउट ऑफ द क्लास। पूरा पेपर मैं आपको दे दूंगी, खुद से सॉल्व कर लेना, खुद से आंसर निकाल लेना, खुद से रीजन पता कर लेना। अगर मेरी जरूरत नहीं है तो टेल मी फर्स्ट, and if you believe that, you are free to believe that. I am not against using your mobile phone, but not during the class. आपके पास वर्कशीट्स होती है, आपके पास n नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। क्या? हाँ हाँ, नहीं पता तो ठीक है ना, उसको नोट कर लो। ऐसा तो नहीं है कि क्लास के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। हाँ, एंटोनिम ऑफ ग्रेजुअल, एंटोनिम पूछ रहा है। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट, ग्रेजुअल का मतलब ग्रेजुअल का ऑपोजिट स्लो, अचानक। ग्रेजुअल का मतलब हाँ हाँ, रेगुलर टाइप का जो होता है। तो जो रेगुलर नहीं है वो क्या है? एब्रप्ट। ओके, नेक्स्ट। आ गया सबका? BCAD ऑप्शन नंबर 3। तुम्हारा भी 3 आया, तुम्हारा भी 3 आया। तुम तो आंसर देने वाले हो ही नहीं। तुम छोड़ो, we will imagine that we have only 5 students in class. जरूरी थोड़ी है जो उनका आंसर आए वो भी तुम्हारा ही आए। तुमको अपना आंसर बताना है विद अपना रीजन। देखो, याद है पिछली बार में 5 गलत थे, तुम सही थे अकेले। तो तुम क्यों इस बात से इन्फ्लुएंस हो रहे हो? साथ जाना चाहोगे सबको?
Okay. क्या है स्पेलिंग? सही स्पेलिंग बताओ। क्या बोल रहे हो? हाँ। हम्म। हम्म। ओके। तुम्हारे हिसाब से क्या है? फर्स्ट वाला गलत है क्या? सही स्पेलिंग क्या है? रुक जाओ रुक जाओ, आ रहे तुम्हारे तक भी आ रहे हैं। सही स्पेलिंग क्या है? हाँ। अच्छा, तुमने अपना आंसर चेंज कर लिया? हाँ, स्पेलिंग चेंज कर लिया। ओके। सही नहीं समझ में आ रहा है। किससे बना है? पीस से बना है, पीसफुल। तो पीस की स्पेलिंग क्या होती है? पीस, ये वाला PIECE, पीस का मतलब टुकड़ा। टुकड़ा। अब शांति से बना है, शांतिपूर्ण, PEACEFUL। हम्म। चले आगे। You must avoid riding in a crowded bus or traveling in a metro during rush hour, as both are quite unpleasant experiences. किसमें है एरर? Ride in a crowded bus? नहीं। हाँ, एग्जैक्टली, यस, है ना? क्या लग रहा है ऋषि, निखिल? कुछ समझ नहीं आ रहा है? सेंटेंस का मतलब समझ में आया? क्या मतलब है सेंटेंस का मतलब समझो। You must avoid riding in a crowded bus or traveling in a metro during rush hour, as both are quite unpleasant experiences. मतलब क्या हुआ? सेंटेंस का मतलब समझाओ मुझे। हाँ हाँ। कंडीशन मत बताओ मुझे, ट्रांसलेशन बताओ। जब आपको एरर पहचानना हो तो आपको एग्जैक्ट ट्रांसलेशन पे जाना पड़ेगा कि क्या बोल रहा है। आप वहां के उसका मीनिंग बताना नहीं है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो क्या बोलना चाह रहा है सेंटेंस एग्जैक्टली वो बताओ, क्या बोल रही हो तुम, बताओ।
क्योंकि दोनों ही काफी बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं। ओके, आप क्या कह रही हो, आपका क्या कहना है वैशाली? सेम, कि दोनों को मतलब, अच्छा तुम्हारा क्या कहना है? तो तुम्हारे हिसाब से आंसर क्या है? डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो मीनिंग बताओ ना। यू मस्ट अवॉइड, तुम्हें हमेशा अवॉइड करना चाहिए। क्या अवॉइड करना चाहिए? राइडिंग इन अ क्राउडेड बस, क्राउडेड बस में जाना, और ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो, मेट्रो में ट्रैवल करना, दोनों ड्यूरिंग रश आवर, जिस समय सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, भीड़ के समय में दोनों को अवॉइड करना चाहिए। एज, क्योंकि, बोथ, दोनों, क्वाइट अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, काफी बुरे अनुभव होते हैं, यही बोलना चाह रहे हैं। तो हम बोलना चाह रहे हैं काफी बुरा अनुभव। क्वाइट का मतलब क्या होता है ना बेटा? QUIET, बी क्वाइट, ये QITE होता है क्वाइट, QUITE, क्वाइट, QUIET, क्वाइट का मतलब होता है बी क्वाइट, बी क्वाइट, शांत। और काफी के लिए QUITE होता है, इट्स क्वाइट अ लॉन्ग टाइम वी हैव नॉट मेट ईच अदर। क्वाइट, क्वाइट, क्वाइट एंड क्वाइट। इस क्वाइट का मतलब होता है काफी, और इस क्वाइट का मतलब होता है, तो हमें ये बताना है क्वाइट अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। समझ में आ रहा है? इतना लंबा सेंटेंस, छोटू सा शब्द। स्पेलिंग एरर नहीं है, वर्ड एरर है, स्पेलिंग एरर नहीं है। स्पेलिंग एरर इसको नहीं बोलते हैं। स्पेलिंग एरर तब बोलते हैं जब वर्ड सही हो, उसका स्पेलिंग गलत हो। वर्ड का स्पेलिंग गलत नहीं है, वर्ड ही अलग है। ये दो अलग अलग वर्ड है ना। जैसे पीसफुल के साथ हो रहा था, पीसफुल के साथ हो रहा था, उसका स्पेलिंग मिस्टेक था। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा ना बोलोगे इसको, ठीक है ना? ये तो वर्ड है ही ना, ये मिस्टेक कैसे बोल सकते हो? क्या ये वर्ड का स्पेलिंग सही नहीं है? हाँ, लेकिन ये वर्ड इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अनुसार गलत है। क्या होना चाहिए? इफ यू होगा तो यहाँ पे क्या लिखा है? अगर वो चेंज करो तो पूरा सेंटेंस पढ़ के देखो। इफ यू नॉट रीच्ड इन टाइम, क्या वो सही है? मैं वो थोड़ी बोल रही हूँ, मैं तो ये बोल रही हूँ कि इफ अगर लगाते तो सेंटेंस बनता इफ यू नॉट रीच्ड इन टाइम। क्या वो सेंटेंस करेक्ट होता? इफ के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है क्या? इफ के साथ में कंडीशनल सेंटेंसेस बनता है ना, तो इफ के साथ में अगर तुम नहीं गए होते, ऐसा बोलते हैं। इफ जब भी यूज होता है कंडीशनल सेंटेंसेस में, इट टेक्स ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद इट। इफ यू गो, अगर तुम बाजार जाओगे ना तब मेरे लिए लेके आना। इफ यू गो टू द मार्केट, गेट मी अ ड्रिंक। इफ यू गो टू मार्केट, गेट मी अ चॉकलेट। इफ यू गो टू मार्केट, इफ यू प्ले, आस्क मी ऑल्सो।
इफ यू राइट लेट मी नो, इफ यू सॉल्व, हर जगह क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, तुम अलग ही दुनिया में चल रहे हो, तुम उसको मान ही क्यों नहीं रहे हो? अब यहाँ पे देखो, ये कैसा क्वेश्चन है? ये एक कंडीशनल टाइप का सेंटेंस है, ठीक है? हैज हैव हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है ना, तो सही है ना? गलत क्या है इसमें? आप इफ लगा के भी इसको लगाना चाह रहे हो, तो दोनों कैसे पॉसिबल होगा? और आप इस चीज को नहीं देख रहे हो, आप खाली इसको देख रहे हो कि यू के साथ में रीच्ड नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये है ना, अगर इसको नॉर्मल असर्टिव में हैड यू नॉट रीच्ड इन, यू हैड नॉट रीच्ड इन टाइम, तो हैज हैव हैड तीनों के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी तो लगता है, तो इसीलिए हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म सही है। समझ में आया? अननेसेसरीली दूसरे कॉन्टेक्स्ट में दिमाग लगा गए हो, इसलिए परेशान हो रहे हो। हैज हैव हैड के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है ना, तो क्या गलत है? समझ में आया? हाँ, अब बताओ। अरे बाबा, यहीं से देख लो, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस? बहुत पिटाई पड़ेगी अच्छे से। हाँ, हड़बड़ी में गड़बड़ी करना नहीं है। पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, इसका सीधा मतलब क्या हो रहा है? एक्शन पास्ट का है, तो जब ये एक्शन पास्ट का है तो यहाँ पे विल की जगह वुड होगा कि नहीं? अगर इसका मतलब है, अगर तुम समय पे नहीं आए होते ना, तो हम मर चुके होते, हमारी जान जा चुकी होती। पास्ट के दो एक्शंस, हम आज उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि धन्यवाद, हमें बचाने के लिए समय समय पे पहुंच गए। ऐसे बोलते ना अपन, अगर तुम समय से नहीं आए होते ना, तो हम तो मर ही जाते। तो ये भी एक इमेजिनेटिव सिचुएशन है, फ्यूचर का कोई कंडीशन नहीं है। ये हुआ, ऐसा हुआ होता, अगर वैसा हुआ होता, ऐसा वाला कंडीशन। समझ आया? चलो बताओ, सब्स्टिट्यूशन। while washing your hands, rub them together for 20 seconds to remove the microbes on them. दो नहीं बेटा, एक। नो सब्स्टिट्यूशन। चलो जी, close test. What every tourist must take back from Bhutan is pure honey, especially putka, antibiotic honey produced dash Melipona bees, stingless bees, a breed found in protected areas dash 700 to 1500 meters above sea level. Due dash their small size, they can get larger nutrients dash regular honey bees. It has a tangy, sour taste and can dash your sore throat in matter of minutes.
ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये इस हनी और हनी बीज के बारे में बात हो रही है। ओके, चलिए फर्स्ट है what every tourist must take back from Bhutan is pure honey, especially putka antibiotic honey produced dash melipona bees produced through melipona bee। फिर अभी कैसे बोल रहे थे मैडम? जब आप पढ़ते हो तब हमको समझ में आता है कि हमको बोलना क्या है। एग्जाम में मेरा ऐसे ऑडियो लेके जाना। ओके, नेक्स्ट, बाय मेलिपोना बीज, अ ब्रीड फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज बिटवीन 700 to 1500 meters above sea level due to their small size they can get larger nutrients कौन सा वाला 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 larger nutrients than regular honeybees. It has a tangy sour taste and can pacify, calm, अपीस का मतलब होता है इरिटेट, इरिटेशन, अपीस करना, इरिटेट करना, पैसिफाई सांत्वना देना। कोई रो रहा हो, रोता रहता है, उसको हम पैसिफाई कर देते हैं। सेकेंड ऑप्शन अपीस, सूद। क्या आना चाहिए? एक बोल रहा है 4, एक बोल रहे हैं, तुम लोग क्या बोल रहे हो? फर्स्ट बोल रहे हो पेसिफाई। पेसिफाई मतलब सांत्वना देना, शांत करना, शांत करना, सांत्वना देना। टैंगी सॉरी शांति देगा। हनी नहीं पता है? दादी नानी के नुस्खे, गले में खराश हो जाती है तो शहद खा लो, शहद और सोंठ, अदरक, अदरक के साथ में, या अदरक तुलसी को शहद के साथ में, सोंठ को शहद के साथ में चाट लो तो तुम्हारे गले को आराम मिलेगा। ठीक है, पैसिफाई और सूद और काम तीनों सिनोनिम्स हैं, बट थोड़ा सा डिपेंड करता है। क्या सूद करना मतलब तो समझ में आ रहा है कि आराम देना, ठीक है। काम मतलब शांत, ठीक है। तो कोई जो बहुत ज्यादा परेशान हो उसको तुम शांत करोगे, बहुत ज्यादा रो रहा हो उसको तुम सांत्वना दोगे। पैसिफाई करने का मतलब परेशान है, ठीक है, कि एग्जाम हो गया, इतना सारा दे रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ, गलत हो गया, ये वो जो भी है, तो कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं होता, अगली बार और आएगा। इस तरीके से जब आप किसी को सांत्वना देते हो ना, बेटर लाइक नेक्स्ट टाइम और अच्छे से तैयारी करना और अच्छे से प्रिपेयर करना, तो दिस इज यू पैसिफाई देम, यू पैसिफाई देम, ठीक है। तो ये वर्ब जैसा है, सूद मतलब अपने आप उसको वो आराम दे रहा है, ठीक है। तो दिस इज सूद। ओके, 25 क्वेश्चंस कंप्लीट। अब अपने अपने स्कोर काउंट करके बताओ मेरे को। 15 out of 25। ओके,
यशवंत, पच्चीस में 36 लेके आ रहा है ये। अच्छी पढ़ाई पड़ेगी तुमको। 13, 14, 14, 19, 15 मान ही नहीं सकती मैं। उसके आए 15 सही। 5 होंगे ना तो भी मान सकती हूँ। 4 to 5, 15। तुम फिर यहाँ पे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। दस मिनट बचा है। आई वॉज प्लानिंग, और इसी चक्कर में मैं आज 1 घंटा पहले भी आ गई कि आई वॉज प्लानिंग कि एक और 2 पेपर किया जाएगा। एक पेपर 25 क्वेश्चन करने में तुम लोग 1.5 घंटा लगाया, 10 मिनट में दूसरा कर लोगे। हाँ 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 हाँ, 7वां पेपर, ये 6वां पेपर सॉल्व कर रहे थे ना अपन। हाँ, 6 के पेपर के बाद में भी 1.5 घंटे चल रहे हैं तुम्हारे। पक्का? ठीक है, देखो उसका मैं स्लाइड नहीं प्रिपेयर कर पाई थी, इसी चक्कर में तुम लोगों के लिए मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मेरे को जल्दी जल्दी करना है, तो मैंने उसको वर्ड फॉर्म में ही रखा है। ये अब है, अभी तक हम लोगों ने जितने भी पेपर सॉल्व किए ये एसएससी सीजीएल के पेपर्स थे, ठीक है। अब अभी हम लोग ये देख रहे हैं ना, ये वाला जो है ये सीएचएसएल दिख रहा है, इसको थोड़ा सा मेरे को ऐसा करना पड़ेगा। ये सीएचएसएल टीयर 1 का पेपर है, ठीक है। हमको सीजीएल सीएचएसएल सबको प्रिपेयर करना है। देखो अब तुमको पैटर्न में डिफरेंस समझ में आएगा, सिलेबस सेम है, क्वेश्चंस भी सेम है, लेकिन फिर भी तुमको समझ में आएगा ये चीज, ठीक है। ये अभी ये 9 मार्च ये हुआ है, पेपर हुआ है 9 मार्च 2023 को हुआ पेपर है, उसका मेमोरी बेस्ड पेपर है, ठीक है। ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, इसको अपने को तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। वेट वेट वेट, हाँ ठीक है, तो तुमको कौन सा एक तो आंसर मिल जाएगा तो तुम लोग पूरे पूरे बन जाओगे, हैं? क्या चीज? नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। चलो चलो इसका सही स्पेलिंग बताओ। अब पता तो चल गया है गलत स्पेलिंग कौन सी है, सही बताओ। बोलो स्पेलिंग। ENOROMU, लिख के देखो। ओके, लिख के देखो। लेके आओ तो कॉपी, क्या लिखे हो तुम, क्या देख के पढ़ रहे हो तुम, दिखाओ इधर आओ, लेके आओ कॉपी, लेके आओ कॉपी, लेके आओ ना। कहाँ लिखे हो? इनोमस, बताओ तुम स्पेलिंग सही।
इनॉर्मस के बाद में एम के बाद में यू हटेगा। ऋषि सही बताया, तुम भी सही बता रहे हो। अच्छा, इसको वो करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इतना में दिख रहा है, इतना में दिख रहा है। Many refer to the period dash 1830 to 1857 as the period of Delhi Renaissance. Between from के साथ to, from आएगा इसका आंसर। कुछ नहीं आता है, बिटवीन के साथ भी आता है। जब हम लोग टाइम डिनोटिंग एडवर्ब पढ़ रहे थे तब हम लोग पढ़ रहे थे, जब किसी का स्टार्टिंग और एंडिंग होता है तब हम फ्रॉम के साथ टू करते हैं। चलिए आ जाइए। विशाल इज स्मार्टर इनफ टू गेट सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। एरर, जल्दी जल्दी बताते जाओ। हाँ एग्जैक्टली, स्मार्ट इनफ, more senior to me. Answer is a persistent neurotic impulse to steal. Clinomania, opiomania, नीचे आना, क्लेप्टोमेनिया या टेरिडोमेनिया? Persistent neurotropic impulse to steal. हाँ, वर्ड ही नहीं पता। आंसर इज क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया होता है स्टीलिंग के लिए। ओपियोमेनिया होता है ओपियम, ड्रग्स, ड्रग एडिक्ट्स का होता है ओपियोमेनिया, ओपियम के लिए पागलपन। स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, एस्ट्रोलॉजी, टेक्सोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, इकोनॉमी, जल्दी जल्दी बताते जाओ। स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, जल्दी बोलो ना। आंसर है ऐसे दो नहीं, एक एक एक। एस्ट्रोनॉमी, डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। हाँ, एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप से रिलेटेड है। एस्ट्रोनॉमी इज स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, साइंस रिलेटेड टू हेवनली बॉडीज। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस ने बताया था टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहलाते हैं कैरोलस लीनियस। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, साइंटिफिक नेम्स रखा जाता है ना, साइंटिफिक नेम रखा जाता है ना, जैसे अपने नेशनल एनिमल, नेशनल एनिमल कौन है? नेशनल एनिमल, उसका क्या है साइंटिफिक नेम? है नेशनल सिंबल्स नहीं पता तुम लोग को? नेशनल सिंबल्स, नेशनल एनिमल का साइंटिफिक नेम, नेशनल सिंबल्स के साइंटिफिक नेम्स एटलीस्ट याद करो। पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस। नेशनल बर्ड पिकॉक, उसका साइंटिफिक पैवोक्रिस्टेटस, पैवोक्रिस्टेटस, PAVO, पैवोक्रिस्टेटस, CRISTATUS। एटलीस्ट साइंटिफिक के तो आप याद, मतलब सॉरी, एटलीस्ट नेशनल सिंबल्स के तो याद करो। बाकी तो हर एक एनिमल का, हर एक प्लांट का, हर एक का अपना अपना एक होता है। अच्छा, हमारा क्या नाम है? हमारा नाम क्या है?
ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम अपना है तो नाम पता कर लो। वो नहीं, वो तो वो है क्लास ऑर्डर कैटेगरी, नाम पूछ रही हूँ नाम। होमोसेपियंस, होमोसेपियंस ह्यूमंस का नाम होता है होमोसेपियंस। हम लोग बहुत याद करते थे क्लास। साइंटिफिक नेम ही तो है, और क्या है? हाँ, ग्रुप नहीं है, होमोसेपियंस साइंटिफिक नेम ही है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस। सबका होता है, आलू का सोलानम ट्यूबरोसम, सोलानम ट्यूबरोसम, टमाटर लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। याद कर करके हम लोगों ने बहुत याद किया था। हाँ, क्लास 9-10 में पढ़े थे ये सब। 11th वाले में पूरा पूरा है साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का। पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम अच्छा, कॉमर्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो। हाँ मैं बायो प्लस मैथ्स सब हूँ। मैं बायो वाली भी हूँ, मैं मैथ्स वाली भी हूँ। चलो इसका सही स्पेलिंग बताओ। गलत स्पेलिंग तो बता ही दिया है। चैलेंज तो यही है ना बेटा, सही स्पेलिंग बताओ। कल रेगुलर क्लास रहेगी। 7 मतलब 7। जल्दी बताना सही स्पेलिंग। वहां पर इसका आई हटेगा, REGEND, GIEND, REIGNED। राइन से बना है, राइंड, REIGN, रूल, रायन बोलता है ना, शासन काल। A slap on the wrist, चल जल्दी बताओ, 10 बज गया। A slap on the wrist, a mild punishment, to beat severely, to wound someone unintentionally, an advantage. A slap on the wrist, mild punishment. Slap on the wrist, wrist. Where is wrist? Body and soul. बॉडी एंड सोल, जी जान लगा देना। बॉडी एंड सोल, तो जी जान में हाफ हार्टेड होता है, इन एवरी वे। क्वांड्री, बस हाँ या ना बोलते जाओ, आगे बढ़ना है। नहीं आता इसका मतलब होता है डायलेमा। डायलेमा मतलब ऐसा सिचुएशन जहां पे आप कंफ्यूजन में हो, कंफ्यूजन लाइक सिचुएशन को डायलेमा बोलते हैं। डायलेमा को ही क्वांड्री बोलते हैं। कंफ्यूजन लाइक सिचुएशन जहां आपको ये नहीं समझ में क्या करें कि क्या न करें, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। Knowing that he would not be able to buy any food on his journey, he took enough supplies with him. ये है सही स्टेटमेंट। हाँ, क्या होना चाहिए? Knowing that he would not be able to buy any food on his journey, he took enough supplies with him. Will. Knowing that he will not be able to buy, नहीं, he would be, ठीक है। The answer is no error. Sentence is correct. The first 5 chapters form a
preface for the rest of the novel. सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, जो बोल्ड में दिया है उसको इंप्रूव करना है. First 5 chapters. Antonym of normalize. Synonym of agony. देख पा रहे हो CHSL और CGL का पैटर्न सेम, कुछ सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी लेवल इजी है. When strangers are kind, it makes you feel good and dash your well-being. Dash your well-being. Boost, improve, rejoice या reflex. फिर से पढ़ो सेंटेंस. When strangers are kind, it makes you feel good and dash your well-being. ठीक है. ये स्क्रीन टच है. ओके, सॉरी, मेरे को पता ही नहीं था. अब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ. क्यों रिजॉइस्ड? क्यों? जैसे लोग स्ट्रेंजर के बारे में बात कर रहे थे, जैसे गाइड, तो ये हमको एक अच्छा फील देता है कि सामने वाला जी के करके एक स्टेज पे बनाते हैं, ब्यूटीफुल जॉब. बाकी सब खुद के लिए इसको बात किया गया है. तो खुद के लिए ही बात की जा रही है, सेंटेंस की ही बात कर रही हूँ. और तुम लोग बूस्ट बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो बताओ तुम लोग. उसका आंसर हम लोगों ने सुन लिया. ओके, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू सुना. तुम लोग बूस्ट क्यों बोल रहे हो? हर बार ना मीनिंग्स पे मत जाया करो, क्योंकि तुम लोगों को पता है तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी है नहीं कि तुम लोग सही सेंटेंस कर लो. तो ट्रांसलेशन में हर बार में तुम फंस जाओगे. तो बेटर गो विथ योर ग्रामर रूल्स ना. इतना सब रूल्स में समझने का क्या मतलब हुआ, लेकिन अल्टीमेटली जब जो जम रहा है वही वाला लगाने लगे तो. व्हाई डोंट यू सी हियर, व्हाट इज दिस? व्हिच फॉर्म ऑफ वर्ब? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म. यहाँ पे क्या लिखा है? कैसा कंजंक्शन है? दो कैसे चीजों को ज्वाइन करता है? एक जैसी चीजों को ज्वाइन करता है. जब ये वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो ये इसको आप लोग कैसे किसी दूसरे टेंस में लेके आ रहे हो? मेरे को लग रहा था ये आंसर आप लोग एक नंबर तुरंत दोगे. बूस्ट. अब देखो, अब उसके बाद मीनिंग को भी तो देखना है कि जब कोई अजनबी तुमसे अच्छे से बिहेव करता है तो क्या होता है, तुम्हें अच्छा लगता है और तुम्हारा वेलबींग बूस्ट होता है. बूस्ट होना मतलब इंप्रूव होना, कि वो तुम्हारा वेलबींग रिफ्लेक्ट करता है कि तुमसे कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है. ये तुम्हारा वेलबींग को रिफ्लेक्ट करेगा क्या? वो बढ़ाएगा ना. हाँ, पूरा आ गया ना. हाँ, the first thing to do when learning is a language is to forget dash fluency. It's easy to get disheartened if your goal is something that will take years to achieve. Setting achievable dash goals is crucial to successful language learning. You wouldn't go out on your first jog with the aim of running a marathon. So, when starting a new language, think about tangible, short-term goals that will give you a sense of dash right at the beginning of your journey. This might be learning to read a new alphabet or a certain number of characters, or learning some basic phrases to introduce yourself. As you make dash and start to hit your goals, you can formulate new ones. Maybe you would like to be able to have a short, simple conversation with a native speaker or read a news article. As you work dash your goals, you'll also get a better at analyzing your own language needs at every stage and identifying exactly what you need to learn next. ये पूरा पैराग्राफ आप ही लोगों के लिए है, ठीक है? अरे होमवर्क नहीं, डेडिकेटेड है.
ठीक है, डेडिकेटेड टू यू वो पीपल, ठीक है, एवरीवन। अब देखो यहाँ से कुछ कुछ चीजें, ठीक है, कुछ कुछ चीजें हमको समझ में आ रही है। मैं ऑप्शंस पे नहीं जा रही हूँ, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एनालिसिस करवा रही हूँ। कुछ कुछ चीजें जो आप लोग ग्रामेटिकली चीजें देखो, एक तो इसको पढ़ के समझ में आ रहा है किसके बारे में, थीम क्या है, पैराग्राफ का थीम क्या है, किसके बारे में, न्यू लैंग्वेज लर्निंग के बारे में, ठीक है, ओके। अब कुछ कुछ जगहों पे कुछ कुछ चीजें आपको दिख रही हैं, जैसे आपको एनालाइज करना है वो मैं सिखा रही हूँ। देखो ये तो आपको समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेटिंग अचीवेबल के बाद कॉमा के बाद कुछ दूसरा, फिर गोल्स। व्हाट इज गोल्स, पार्ट ऑफ स्पीच। गोल्स का मतलब, गोल्स का मतलब, गोल्स क्या होता है, गोल्स का मतलब क्या होता है, एम, लक्ष्य। लक्ष्य इज नाउन, ये नाउन है। वर्ड इसके एंड में लगा है ABLE, ये क्या है, तो दिस मीन्स ये समझ में आ रहा है कि ये एडजेक्टिव इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। कॉमा दिया है, उसके बाद ब्लैंक स्पेस दिया है, मतलब कोई और एडजेक्टिव भी होगा जो इसी को क्वालिफाई कर रहा होगा, क्योंकि अगर ये एक एडजेक्टिव है और कॉमा, कॉमा देख करके, कॉमा पंक्चुएशन मार्क आप तब यूज करते हैं जब एक से ज्यादा चीजों को बताते हो, आप एग्जांपल्स देते हो तो कॉमा कर करके एग्जांपल्स देते हैं। तो पैराग्राफ में कॉमा करके लिखा है, दैट मीन्स इतना समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे एक ऐसा एडजेक्टिव जो इस गोल्स को क्वालिफाई करे। हम ऑप्शंस पे नहीं गए हैं, हम कैसे एनालाइज करेंगे ग्रामर को वो समझाओ, वो समझो। समझ में आया ये चीज, ठीक है। उसके आगे देखो, विल गिव यू अ सेंस ऑफ, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का रूल आपने पढ़ा है, प्रेपोजिशन के, प्रेपोजिशन क्या होते हैं, प्री प्लस पोजीशन, दे कम इन फ्रंट ऑफ अ नाउन, या दूसरी शब्दों में प्रेपोजिशंस आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो यहाँ पे आने वाला शब्द एक नाउन होगा। क्या एनालाइज कर रहे हैं उसको समझो, एनालाइज करो पहले, फिर ऑप्शंस पे जाएंगे, क्योंकि हर बार फिर क्या करते हो पता है, कौन सा सबसे बेटर जम रहा है उस जगह पे वो लगाने लगते हो, ठीक है। अच्छा, और दूसरा फ्लुएंसी, व्हाट इज दिस, CY ending words, transparency, legacy, fluency, noun, abstract noun। अगर एक नाउन है, नाउन के जस्ट पहले आया है, यहाँ क्या आना चाहिए, prepositions, ठीक है। हाँ, prepositions are always relative, क्योंकि वो रिलेट करने का ही काम करते हैं। और कहाँ से क्या समझ में आ रहा है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है क्या, एज यू मेक डैश एंड स्टार्ट, एंड यहाँ पे लगा है कंजंक्शन, कंजंक्शन दो सिमिलर काइंड ऑफ चीजों को जोड़ेगा। स्टार्ट क्या है, सब्जेक्ट नहीं है, कुछ भी बोलने लगोगे तुम। स्टार्ट एक वर्ब है, स्टार्ट एक वर्ब है, तो दैट मीन्स यहाँ पे दो वर्ब के बीच में कॉम्बिनेशन बना होगा। क्या हो गया, हाँ ओके, समझ में आया कैसे कैसे आप एनालाइज कर रहे हो। इसके बाद ऑप्शंस पे जाओ, सॉल्व करने का यही तरीका होना चाहिए आपका, ठीक है। जहां समझ में आए वहां समझो, जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां ऑब्वियसली आपको ऑप्शंस पे जाना है, बट यू प्रैक्टिस लाइक दिस। जरूरी नहीं है, हाँ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ना, हाँ इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। चलो क्या होना चाहिए पहले देखो, क्या होगा, फॉर, एट, बियॉन्ड या अबाउट, वर्ड क्या है, देखो क्या था, फर्स्ट थिंग यू टू डू व्हेन लर्निंग अ लैंग्वेज इज टू फॉरगेट डैश फ्लुएंसी, फॉरगेट फॉर फ्लुएंसी, फॉरगेट एट फ्लुएंसी, फॉरगेट बियॉन्ड फ्लुएंसी, या फॉरगेट अबाउट फ्लुएंसी, अबाउट फ्लुएंसी। फिर सेकंड क्या बोल रहा है, सेटिंग अचीवेबल डैश गोल्स इज टू सक्सेसफुल लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। मैनेजेबल
मैनेजेबल था ना वो? नहीं, अचीवेबल था क्या? अचीवेबल, अचीवेबल के साथ में मेजरेबल या एजुकेशनल या इमीडिएट या क्विकर? क्विकर गोल्स, मेजरेबल गोल्स, गोल्स कैसे होने चाहिए? अचीवेबल और एजुकेशनल, अचीवेबल और मेजरेबल, अचीवेबल और इमीडिएट या अचीवेबल और क्विकर? इमीडिएट एंड क्विकर क्या है? हाँ, मेजरेबल गोल्स, अचीवेबल के जैसा क्या दिख रहा है? मैंने आप लोगों को क्या एनालाइज करवाया? कोई जो आएगा वो इसके बाद इसके जैसा होगा ना? इमीडिएट इफेक्ट बताओ क्या पार्ट ऑफ स्पीच है? इमीडिएट इफेक्ट मैंने बोला ना, इमीडिएट इफेक्ट का मतलब है इमीडिएट एक एडजेक्टिव है। हाँ एग्जैक्टली हाँ, तीन थर्ड के लिए। अब थर्ड ऑप्शन के क्या था? अ सेंस ऑफ, सो व्हेन स्टार्टिंग अ न्यू लैंग्वेज think about tangible short term goals that will give you a sense of dash, short term goals that will give you a sense of क्या? Belongingness, sense of urgency, sense of achievement या sense of humor? Achievement. Then blank number 4, as you make dash and start to hit your goals you can formulate new ones, ठीक है? तो क्या होगा? as you make, क्या हो गया? ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? as you make friends, progress. Then last one, as you work dash your goals you'll also get better at analyzing your own language. as you work off, up, out या over? वर्कआउट नहीं होता, वर्क अप होता है। as you work up your goals, वर्क अप मतलब उसको ट्राई टू अचीव समथिंग, फ्रेजल वर्ब है वो, वर्क अप होगा। अच्छा, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ मेटिकुलस? मेटिकुलस स्टूडेंट्स होते हैं, उसका ऑपोजिट मेटिकुलस। तुम लोगों को ये मेटिकुलस स्टूडेंट का तुम लोगों को प्रोग्रेस रिपोर्ट में नहीं मिला कभी? तुम्हारे टीचर्स को ये एडजेक्टिव नहीं आता होगा फिर? नहीं, हेडलेस। diligent is the synonym of meticulous. diligent, methodological, exacting, एंटोनिम पूछ रहा है। मेटिकुलस का मतलब क्या हुआ बताओ? मतलब बताओ ना मेटिकुलस का। हाँ हाँ, मेटिकुलस स्टूडेंट उसका मतलब ही पूछ रही हूँ। हाँ चलो जल्दी। PSQR क्या आ रहा है?
QPSR। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? P है, Q है, R है, S है। Self-belief and self-reliance is an essential characteristic of a successful person. There are many requirements and challenges in our life. Our parents can't fulfill all of them, nor our friends will do that for us. To be successful, be independent, not dependent on any family member or friends. If we are all independent, we can plan and execute everything. We can do whatever we want to. अब इसमें दो जगह हो जाएगा। पीपल फाइंड हैप्पीनेस इन, इसको छोड़ दो, दो जगह हो जाएगा। इस पे आ जाओ। वॉइस, एक्टिव से पैसिव। वॉइस है बेटा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में विल का वुड हो रहा था ना। डी, विल हैव बीन ब्रॉट। जल्दी बताइए। दादा सेड टू ममता, आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर लॉन्ग टाइम। ऑप्शन सी, ठीक है। हैज बीन का हैड बीन हो जाएगा। ठीक है, चलो।